नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में आज हम यहाँ पे महाजनपद काल के MCQ करने वाले हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, जो पिछला लेक्चर था इंडियन हिस्ट्री का 7वां लेक्चर, उसमें मैंने आपको महाजनपद काल में हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक कंप्लीट करा दिया था। किस प्रकार सिकंदर ने आक्रमण किया, यूनानी आक्रमण, वो मैंने वहाँ पे आपको बता दिया था। तो जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद उसके MCQ यहाँ पे लाए जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग थी, तो यहाँ पे इसलिए आपके लिए टॉपिक वाइज दोस्तों MCQ लाए जाएंगे। और जो भी अगला हिस्ट्री का चैप्टर होगा उसके अगले दिन MCQ उसके लाए जाएंगे। तो आज हमारा जो महाजनपद काल कंप्लीट हो चुका है, उसके MCQ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन थी? देखो, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद मगध महाजनपद, इसकी जो प्रथम राजधानी थी वो थी ग्रीव्रज राजगृह। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। अगर हम बात करें जब हर्यक वंश की स्थापना हुई थी, तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे, प्रथम शासक थे बिंबिसार, उनके समय राजधानी कहाँ थी? ग्रीव्रज या राजगृह। जबकि उसके बाद हर्यक वंश के राजा आए अजातशत्रु, और उनके बाद आए उदयनी। तो जो उदयन था, इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो मगध साम्राज्य की इसने राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो ये भी आपको नोट करना है। लेकिन जो प्रथम राजधानी थी मगध साम्राज्य की, वो थी गिरिव्रज या राजगृह। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयनी, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। तो कुणिक किसको कहा जाता था? अजातशत्रु को कहा जाता था। साथ ही साथ इसको पितृहंता भी कहा जाता है। पितृहंता, क्योंकि ये प्रथम पितृहंता शासक था। इसने अपने पिता, इसका पिता कौन था? बिंबिसार। तो इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बना था, तो इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी कहते हैं। साथ ही साथ इसका उपनाम क्या है? कुणिक भी इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो देखो, पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयनी, इसने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया और अपनी राजधानी यानी मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से लेकर कहाँ स्थानांतरित की? पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, यानी जो अभी पटना है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? उदयन ने बसाया। और मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ये किसने स्थानांतरित की? तो उदयन ने ही यहाँ पे वो राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए कब आया था? 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। तो इस समय मगध का राजा कौन था? तो इस समय जो सिकंदर का समकालीन था मगध का राजा, वो था घनानंद। और घनानंद जो कि नंद वंश का था, नंद वंश का ये अंतिम शासक था, क्योंकि इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और गुरु चाणक्य, आचार्य चाणक्य इसको गद्दी से हटा देते हैं और वहां पे स्थापना होती है मौर्य साम्राज्य की। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, जो कि सिकंदर का समकालीन था। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का है? तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये है खारवेल। खारवेल एक कलिंग शासक है, कलिंग का राजा था खारवेल। तो उसका है ये हाथी गुम्फा अभिलेख। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख में नंदवंश के जो संस्थापक है महापद्मनंद, इनका उल्लेख मिलता है। इसमें ये कहा गया है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। हाथी गुम्फा अभिलेख, जो खारवेल का ये हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें जानकारी मिलती है कि नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद ने भी कलिंग पर आक्रमण किया था। तो किसका है ये हाथी गुम्फा अभिलेख? ये है आपका खारवेल का, जो कि एक कलिंग शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में, यानी जो कल मैंने वीडियो आपको बताई थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो यूनानी शासक थे जैसे अलेक्जेंडर सिकंदर, उनसे पहले ईरानी आक्रमण कर चुके थे भारत में। मतलब अगर हम पहले विदेशी आक्रमण की बात करें
तो ईरानी के हकमानी जो शासक थे उन्होंने भारत के कुछ भागों पर आक्रमण कर लिया था। यूनानियों से पहले किसने आक्रमण कर लिया था? ईरानियों ने। एग्जाम में भी ये पूछ जाता है कि सबसे पहले विदेशी आक्रांता यानी यूनानियों से पहले जो विदेशी आक्रांता थे वो थे ईरानी, जिन्होंने भारत के कुछ भागों में अधिकार कर लिया था, कुछ भागों पर आक्रमण कर लिया था। तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो था डेरियस। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ? अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश से संबंधित है और इसका युद्ध हुआ था वैशाली वज्जी वज्जी वैशाली गणराज्य से। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये युद्ध जो अजातशत्रु ने जीता था, इसने इसमें षड्यंत्र रचा था। अजातशत्रु का एक गुप्तचर हुआ करता था वत्सकार, और वत्सकार को इसने कहाँ भेज दिया? वज्जी भेज दिया, यानी वैशाली भेज दिया। और वैशाली के जो शासक थे, वैशाली की जो सेना थी, उनमें आपसी फूट पैदा कर दी, जिसके कारण आसानी से यहाँ पे जीत गया था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने किस गणराज्य के साथ युद्ध लड़ा था? वज्जी के साथ। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कहा गया है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में यहाँ पे महाजनपद है और सूची 2 में है उनकी राजधानियाँ। तो देखो दोस्तों, मैंने जो महाजनपद काल का फर्स्ट वीडियो बताया था आपको, उसमें 16 के 16 महाजनपद के बारे में मैंने आपको बताया था और उनकी राजधानी भी बताई थी। और वर्तमान में वो महाजनपद कौन से स्थानों में आते हैं, किस स्थान के अंतर्गत आता है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो प्लेलिस्ट में आप जरूर जाएं और वहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की डिटेल्स वाली क्लास आप जरूर देखिए। प्रत्येक टॉपिक को मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे हमें अभी आप पे क्या बताना है कि कौन सा महाजनपद और किसकी राजधानी कौन है। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन क्या है? कुरु। तो कुरु जो गणराज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। कुरु, ठीक है, कौरव पांडव इनसे संबंधित। तो कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी थी अधिछत्र। देखो, पांचाल की 2 राजधानी थी। एक तो जो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी वो अधिछत्र थी, जबकि जो दक्षिणी भाग था पांचाल का, उसकी राजधानी थी कामपिल्या। तो यहाँ पे अधिछत्र है, तो ये सही हो जाएगा। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, तो कौशल की हो जाएगी साकेत। तो कुल मिला के देखो, ए का हो जाएगा 4, ए का 4 है यहाँ पे। बी का क्या हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा। सी का हो जाएगा ये देखो 1 और डी का हो जाएगा 2। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। महाजनपद और राजधानियों को सम्मिलित करने वाला जो क्वेश्चन था, इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? देखो, नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद और नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो था घनानंद। घनानंद जो कि सिकंदर का समकालीन था। इसी के समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है, लेकिन घनानंद के पास जब आचार्य चाणक्य पहुंचते हैं तो वो मदद करने के लिए मना कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आचार्य चाणक्य उससे बदला लेते हैं, उससे गद्दी से हटा देते हैं, उसके स्थान पर किसको बिठाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। और यहाँ से प्रारंभ होता है मगध में मौर्य साम्राज्य। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था घनानंद। नेक्स्ट यहाँ पे हाइडेस्पस या हाइडेस्पीज युद्ध भी इसे कहते हैं, या वितस्तवा युद्ध। आधुनिक नाम झेलम नदी, इस नदी का नाम झेलम नदी। देखो, ये थी झेलम नदी और ये थी चिनाब नदी। और यहाँ पे था पूर्व राज्य, जहाँ का राजा था पोरस। तो पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व में युद्ध होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? हाइडेस्पस या वितस्ता या आधुनिक नाम जिसका झेलम है। तो झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के मध्य ये हुआ था। इसमें पोरस ने काफ़ी वीरता दिखाई थी, भले पोरस इसमें हार गया था, लेकिन सिकंदर काफ़ी प्रभावित हुआ और सिकंदर ने पोरस का सारा राज्य लौटा दिया था। तो सिकंदर और पोरस के मध्य हाइडेस्पस या हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था, जो कि आधुनिक झेलम नदी है उसके किनारे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? मगध सम्राट बिंबिसार, इसने अपने साम्राज्य को काफी फैलाया था और इसने कौन सी विधि अपनाई थी? इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। लेकिन यहाँ पे जो अवंती का शासक था चंद्र प्रद्योत, ये
कुल मिला के इसकी आजिंदा उसने स्वीकार नहीं की, इससे न कोई मतलब कोई संधि भी नहीं की। लेकिन क्या हो जाता है कि जो चंद्रप्रद्योत है ये एक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। उस बीमारी का नाम था पांडु रोग यानी पीलिया रोग। तो फिर सम्राट बिंबिसार क्या करता है, अपने राजवेद जीवक को अवंती भेजता है, और यहाँ का जो शासक था चंद्रप्रद्योत ये राजवेद जीवक इसको सही करता है, और उसके बाद ये किसके साथ मिल जाता है, बिंबिसार के साथ संधि कर लेता है, मित्रता कर लेता है। तो दोनों में मित्रता हो जाती है। राजवेद जीवक को बिंबिसार अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के यहाँ भेजता है चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से किस शासक ने सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की थी। सर्व छत्रांतक की जो उपाधि धारण की थी वो की थी यहाँ पे महापद्मनंद, क्योंकि ये एक शूद्र था और इसने क्या किया कि जितने भी क्षत्रिय थे उनकी हत्या की, उनका सर्वनाश करने का विचार किया, और बहुत सारे क्षत्रियों पर क्या किया, कुल मिला के क्षत्रियों की हत्या की। तो इसलिए इसको सर्व छत्रांतक की उपाधि दी गई है। किसको दी गई है, महापद्मनंद, मगध में नंद वंश का संस्थापक। नेक्स्ट यहाँ पे बिंबिसार का समकालीन अवंती शासक। तो बिंबिसार का समकालीन अवंती शासक कौन था, चंद्रप्रद्योत था। बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को चंद्रप्रद्योत के यहाँ ही भेजा था, क्योंकि चंद्रप्रद्योत बीमार हो गया था, पांडु रोग इसको हो गया था। तो बिंबिसार का समकालीन अवंती शासक चंद्रप्रद्योत, और अंत में इन दोनों के मध्य भी क्या हो जाती है, मित्रता हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, ये था नंदिवर्धन। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, वो था शिशुनाग। लेकिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदिवर्धन, जिसको महानंदिनी भी कहा जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे वज्रसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो देखो वज्रसंघ के साथ युद्ध लड़ा था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने अपने गुप्तचर को वहां पे भेजा था जिसका नाम था वत्सकार। तो उसने वहां पे षड्यंत्र भी रचे और आपसी फूट वज्रसंघ के जो सेना थी उनमें डाली। और जब युद्ध होता है तो अजातशत्रु यहाँ पे दो मुख्य हथियारों का, गुप्त हथियारों का प्रयोग करता है, जिनका नाम क्या था, रथमूसल और महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक जो कि बड़े बड़े पत्थरों को फेंकता था। तो अजातशत्रु था ये शासक जिसने वज्रसंघ के विरुद्ध जब युद्ध किया था, तो इन दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है। तो उग्रसेन कहा जाता है, मान जाते कि उग्रसेन ने कालाशोक की हत्या की। कालाशोक कौन था, ये था शिशुनाग वंश का द्वितीय राजा था कालाशोक। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक। इसी के शासनकाल में क्या होती है, द्वितीय बौद्ध संगीति भी होती है। तो कालाशोक को किसने मारा था, उग्रसेन ने मारा था। और ऐसे कहा जाता है कि इसी उग्रसेन ने बाद में महापद्म नंद के नाम से नंद वंश की स्थापना की। यानी ये जो महापद्मनंद था यही उग्रसेन था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। और इसी ने कालाशोक को समाप्त करके, शिशुनाग वंश को समाप्त करके मगध में किस वंश की नींव डाली, नंद वंश की नींव डाली थी महापद्मनंद ने, जिसको उग्रसेन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन बनता है कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वो जैन ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, वो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये दोनों आपको नोट करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो देखो यहाँ पे अपने पिता की, जो जिसको पितृहंता शासक कहा जाता है, वो था अजातशत्रु। पितृहंता वंश किसे कहा जाता है, हर्यक वंश को, क्योंकि इसमें जितने भी शासक हुए उन्होंने सब ने अपने पिता की हत्या की। हर्यक वंश के शासक, हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। फिर अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयनी, और उदयन ने अपने
पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो इसलिए कुल मिला के अजातशत्रु प्रथम पितृहंता शासक और इसने अपने पिता की हत्या की और इसी कारण ये अपने पुत्र उदयनी द्वारा मारा गया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो गिरिव्रज भी मगध साम्राज्य की राजधानी रह चुका है, राजगृह भी और पाटलिपुत्र भी। तो यहाँ पे कौशाम्बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में। और फिर ये 19 महीने भारत रहकर 325 ईसा पूर्व भारत से इसको वापस लौटना पड़ा था सिकंदर को, क्योंकि ये भारत को नहीं जीत पाया था, ब्यास नदी को इसकी सेना पार नहीं कर पाई थी। तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर इसने आक्रमण किया था। अब यहाँ पे आपको सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में यहाँ पे शासक दिए गए हैं, सूची 2 में वंश दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पे बिंबिसार, इसका संबंध है हर्यक वंश से, ठीक है, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। कालाशोक का संबंध है शिशुनाग वंश से, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है और उसके बाद जो राजा बनता है वो था कालाशोक। तो कालाशोक का संबंध भी शिशुनाग वंश है। महापद्मनंद का संबंध है नंद वंश से और बिंदुसार का संबंध है मौर्य वंश से। तो बिंबिसार और बिंदुसार में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था, बिंदुसार ये मौर्य वंश से संबंधित है। तो ए का 1 है, बी का 2 है, सी का क्या है? चौथा है। तो सी का चौथा है, डी का 3, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। शासक और वंशों को आपने मिलान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो काकवर्ण के नाम से जाना जाता है दोस्तों कालाशोक को, और इसी कालाशोक के शासनकाल के दौरान वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन भी किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की जो सूची मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलती है। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के राज्य में, यानी चंद्रप्रद्योत के इलाज हेतु बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को भेजा था। तो किस राज्य में भेजा था? अवंती में भेजा था। तो दोस्तों ये हो गए यहाँ पे महाजनपद काल के 20+ लगभग ये MCQ हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे ये MCQ जिन्होंने वीडियो देख ली पहले महाजनपद वाली उनको ये बड़े आसान लगे होंगे। बाकी जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, वीडियो को आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपके लिए डाली गई है। और साथ साथ ऐसे हम आगे भी जो भी आगे टॉपिक होंगे उनको डिटेल्स एक्सप्लेन के साथ और नेक्स्ट दिन उसके MCQ भी कराएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।